आज हम फेजर रिलेशनशिप फॉर सर्किट एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम रेजिस्टर और कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट का बिहेवियर देखेंगे, यानी कि उनका फेज डिफरेंस देखेंगे। जब हम बात करते हैं कि वोल्टेज और करंट की, तो स्टडी स्टेट में हमारे पास वोल्टेज और करंट रेजिस्टर के क्रॉस एंड फेज होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन v ऑफ t है, उससे हमने फाइंड करना है करंट I ऑफ t, तो हम v ऑफ t ओवर r करते हैं, तो हमारे पास करंट इन टर्म ऑफ टाइम आ जाता है। सही है। अब हमारे पास जो फंक्शन है v ऑफ t इक्वल टू r I ऑफ t, इसमें हमारे पास v ऑफ m एंगल ई जे ओमेगा टी प्लस थीटा, इसे हम कॉम्प्लेक्स में इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो v ऑफ t साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होता है, उसे हम वोल्टेज की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स वोल्टेज की फॉर्म में v ऑफ m यानी कि मैक्सिमम पीक वोल्टेज ऑफ सिग्नल इनटू e रेज टू पावर j ओमेगा टी प्लस थीटा v। और कॉम्प्लेक्स करंट के केस में हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, I ऑफ m e रेज टू पावर j ओमेगा टी प्लस थीटा I। अगर हम इससे पुट करें इक्वेशन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है v ऑफ m e रेज टू पावर j थीटा t प्लस थीटा ओमेगा टी प्लस थीटा v इक्वल टू r I m e रेज टू पावर j ओमेगा टी प्लस थीटा I। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा टी के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और रिड्यूस डाउन होके हमारे पास इक्वेशन रह जाती है वी एम ई रेज टू पावर जे थीटा वी प्लस इक्वल टू आर आई एम ई रेज टू पावर जे थीटा आई। हम इस इक्वेशन को v इज इक्वल टू आर आई की तरह भी लिख सकते हैं, और v हमारे पास वी एम ई रेज टू पावर जे थीटा है, और इसे हम वी एम एंगल थीटा v लिख सकते हैं, और i जो कैपिटल I है उसे हम आई एम ई रेज टू पावर जे थीटा लिख सकते हैं, और इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करके आई एम एंगल थीटा I भी लिख सकते हैं। रेजिस्टर के केस में हमारे पास थीटा v इक्वल टू थीटा I होता है, यानी करंट और वोल्टेज इन फेस होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वोल्टेज इसकी फेजर डायग्राम की, तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने vt अप्लाई की सर्किट को, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट जो है वो हमने देखा कि वोल्टेज और करंट इन फेज थे, यानी कि जो फेज करंट का था उसी फेज से के साथ, यानी आइडेंटिकल एंगल के साथ करंट और वोल्टेज ट्रेवल कर रहे हैं, यानी I इक्वल टू वी वेयर थीटा v इक्वल टू थीटा I। तो वोल्टेज की वेव करंट की वेव के साथ आइडेंटिकल है। जब हम इसका फेजर ड्रॉ करते हैं, तो फेजर I और v हमारे पास इन फेज होंगे, यानी कि हमारे पास जब ग्राफ बनाते हैं तो x एक्सिस पे हमारे पास रियल वैल्यूज होती हैं और y एक्सिस पे इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं। क्योंकि हमारे पास जब हम इसे पोलर में कन्वर्ट करते हैं, तो पोलर में कन्वर्ट करने के बाद जो रियल एक्सिस पे रियल वैल्यूज आती हैं उसे हम x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, और जो इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं वो उन्हें हम y एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। तो हमने थीटा की वैल्यू देखी, थीटा की वैल्यू थी 45, तो 45 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, प्लस 45 था, और करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज थे, तो करंट का जो एरो है वो वोल्टेज के एरो के ऊपर आ गया, यानी दोनों इन फेज हैं। फिर इफ द वोल्टेज v ऑफ t 24 cos 377 t plus 75 degree is applied to 6 ohm resistor, we need to find the resultant current। तो रिजल्टेंट करंट फाइंड करने के लिए हम सिंपल ओम्स लॉ यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V ओवर R। सो V की वैल्यू हमारे पास है 24 एंगल 75,
हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे 24 ओवर 24 एंगल 75 और R की वैल्यू हमारे पास है 6, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 एंगल 75, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, 4 एंगल 75 हमारे पास ओवरऑल करंट आ जाएगा सर्किट में। और अगर हमारे पास करंट 12 एंगल 60 डिग्री हो और ये 4 ओम रेजिस्टर पे अप्लाई किया गया हो, तो फ्रीक्वेंसी अगर इसकी 4 किलो हर्ट्ज हो, तो इस केस में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? तो वोल्टेज जो है वो इन रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, तो सिंपल हमने ओम्स लॉ यूज करना है, V इक्वल टू आई आर करके वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और 4 12 आर 48, हमारे पास 48 एंगल 60 आंसर आ जाएगा वोल्टेज का। फिर उसके बाद हम चलते हैं इंडक्टर के केस में। इंडक्टर में हमारे पास वोल्टेज जो होते हैं इंडक्टर के क्रॉस L डी आई बाई डी टी होते हैं, सही है। और जो वोल्टेज का प्रीवियस फार्मूला था विद रिस्पेक्ट टू टी, V ऑफ एम ई रेज़ टू पावर j ओमेगा t प्लस थीटा v, और इधर I की जगह भी हमने सिंपल उसी तरह I ऑफ t की जगह रिप्लेस कर दिया I ऑफ m ई रेज़ टू पावर j ओमेगा t प्लस थीटा i। इसी तरह जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एट द एंड हमारे पास आ जाता है V इक्वल टू j ओमेगा l i। j ओमेगा l हमारे पास x l के इक्वल होता है। अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो XL इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, या फिर इसी तरह अगर हम रहने दें तो उसे हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एट द एंड वी एम ई रेज़ टू पावर जे थीटा वी इक्वल टू ओमेगा एल आई एम ई रेज़ टू पावर जे थीटा आई प्लस 90 डिग्री। फिर हमारे पास एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है जिसमें हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है और साथ में उसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। हमने V ऑफ t इक्वल टू L डी आई बाई डी टी फार्मूला यूज किया। फार्मूला यूज करने के बाद हमारे पास फाइनल जो इसकी एक्सप्रेशन आती है V इक्वल टू j ओमेगा L I, वेयर I इज इक्वल टू आई एम ई रेज़ टू पावर j ओमेगा t प्लस थीटा। तो इंडक्टर के केस में प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, यानी कि अगर वोल्टेज की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उस टाइम करंट की वैल्यू 0 डिग्री पे होगी, मतलब करंट का एंगल 0 डिग्री होगा। या फिर वोल्टेज जब 0 डिग्री पे 0 को अप्रोच करेंगे एक्सेस में, तो उस टाइम करंट की वैल्यू मैक्सिमम या 90 डिग्री होगी। यानी 180, जब वोल्टेज की वैल्यू 180 होगी तो उस टाइम करंट की वैल्यू 90 होगी, अगर दोनों 0 पे हैं तो। अगर थीटा करंट के भी केस में कोई थीटा एंगल है तो उस केस में वोल्टेज का जो एंगल होगा वो थीटा आई प्लस 90 डिग्री होगा। द वोल्टेज V ऑफ t equal to 12 cos 377t plus 20 degree is applied to 20 millihenry inductor. Find the resultant current. हमने रिजल्टेंट करंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ओमेगा की वैल्यू, करंट और इंडक्टेंस। तो फार्मूला जो है हमारे पास j ओमेगा L इंटू आई है, सही है, j ओमेगा L इंटू आई। हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू गिवन है V इज इक्वल टू j ओमेगा L इंटू आई। हम वोल्टेज को डिवाइड करवा देंगे j ओमेगा L के साथ, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपली V की वैल्यू 12 एंगल 20 डिग्री ओवर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 377 है, इंडक्टेंस की वैल्यू 20 मिली हेनरी है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और
मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइड करवा देंगे 12 एंगल 20 के साथ, तो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट करंट आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास करंट की वैल्यू है 4 एंगल -30 डिग्री, जबकि इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.05 हेनरी। तो अगर फ्रिक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज हो तो वोल्टेज की वैल्यू डिटरमिन करें। वोल्टेज की वैल्यू इसी फार्मूला में पुट करेंगे हम, जे ओमेगा एल, तो हमारे पास फाइनल वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर हमने जे की वैल्यू पुट की, सॉरी ओमेगा की वैल्यू पुट की, एल की वैल्यू पुट की और आई की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास टोटल जो है वो वोल्टेज आ जाएंगे। और अब बात ये है कि ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आएगी। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सही है, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 60 हर्ट्ज, तो इधर से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। और ओमेगा की वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.05 हेनरी इंटू 4 एंगल 30 डिग्री, तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। और आप ये नोट करेंगे कि जो करंट की वैल्यू होगी वो वोल्टेज की वैल्यू से 90 डिग्री लैग कर रही होगी। यानी कि अगर इधर करंट -30 डिग्री आ रहा है तो वोल्टेज के केस में करंट हमारे पास आएगा -120, या फिर अगर इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें +180। और अब कैपेसिटर के केस में हमारे पास करंट जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल होता है C dV/dt। हम I ऑफ t को रिप्लेस कर देते हैं Im e⁻j⍵t के साथ, और V ऑफ t को रिप्लेस कर देते हैं Vm e⁻j∅ के साथ। सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए e⁻j∅, हम इसे कैपिटल I और V को कैपिटल V के साथ रिप्लेस कर देते हैं, वेयर कैपिटल I इज इक्वल टू Im e⁻j∅ और कैपिटल V इज इक्वल टू Vm e⁻j∅ V प्लस 90 डिग्री। क्योंकि करंट जो है कैपेसिटर के केस में वोल्टेज को लीड कर रहा होता है विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। यानी अगर हमारे पास करंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो तो वोल्टेज का एंगल 0 डिग्री होगा। यानी कि अगर वोल्टेज 0 डिग्री पे है तो करंट 90 डिग्री पे होगा। हमेशा करंट जो है कैपेसिटर के केस में लीड कर रहा होगा वोल्टेज को विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन एंगल का डिफरेंस जो है वो किस तरह से कंपनसेट होता है डायग्राम्स के साथ। ये इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो करंट है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है कैपेसिटर के केस में भी, और इसी तरह इंडक्टर के केस में भी 90 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। और जो करंट है कैपेसिटर में वो लीड कर रहा होता है वोल्टेज को बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सही है। और हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग द करंट बाय 90 डिग्री। हम फेजर डायग्राम बनाते हैं इसकी। हमारे पास ये सर्किट है, इससे हमने I ऑफ t C dV/dt को रिप्लेस कर दिया I j⍵c V के साथ। सही है। अब हम इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम में हमारे पास अगर V जो है वोल्टेज थीटा ऑफ V जो है वो सम एंगल हो कुछ भी, तो उसमें जब हम 90 डिग्री ऐड करेंगे तो वो हमारे पास करंट का एंगल आ जाएगा। यानी कि वोल्टेज का एंगल थीटा है तो
करंट का एंगल थीटा प्लस 90 डिग्री होगा। सही है, यानी कि वो वी थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू आई थीटा के। और अगर हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो वोल्टेज जब मैक्सिमम पॉइंट को पहुंचेंगे, यानी वोल्टेज की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी, तो उस टाइम करंट की वैल्यू 180 डिग्री पे होगी। अगर ये स्टार्ट हो जीरो से, अगर इसमें कोई एंगल है, यानी कि v ऑफ t में कोई फेस शिफ्ट है, फेस डिफरेंस है थीटा, तो हम थीटा अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव साइड पे होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे, यानी कि अगर लीडिंग है तो लीडिंग, लैगिंग है तो लैगिंग। उस तरह से उसे डिज़ाइन करेंगे। लेकिन उन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, तो वो 90 डिग्री होगा। यानी करंट अगर लेट्स सपोज करंट की वैल्यू 10 है, तो वोल्टेज की वैल्यू -80 होगी। और इसी तरह सॉरी, करंट की वैल्यू अगर हमारे पास 10 है, तो वोल्टेज की वैल्यू 100 होगी। और इसी तरह जब हमारे पास करंट की वैल्यू 0 होगी, तो वोल्टेज की वैल्यू 90 डिग्री होगी। एट द एंड हमारे पास कैपेसिटर से रिलेटेड एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास वोल्टेज गिवन है 314 t प्लस 15 डिग्री, इसका आर्ग्यूमेंट है कॉस का, और कैपेसिटर की वैल्यू है हमारे पास 100 माइक्रोफैरेड। फाइंड द करंट। करंट फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला पता है, let me change the marker. Current I is equal to J omega C into J omega C into V। ओमेगा की वैल्यू 314 है, C की वैल्यू 100 माइक्रोफैरेड है, और वोल्टेज की वैल्यू 100 एंगल 15 है। सही है, आप वैल्यू पुट करेंगे तो एट द एंड आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, और आप देखेंगे कि करंट की वैल्यू जो है, करंट का एंगल वोल्टेज के एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा होगा। यानी कि अगर वोल्टेज की वैल्यू 15 है, तो करंट की वैल्यू एट दैट टाइम 15 प्लस 90 डिग्री होगी। यानी कि कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स द वोल्टेज with the angle of 90 degree।